हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 6 एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ रीडिंग इंडियाज एंशिएंट पास्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया जाता है, जैसे आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, इंस्क्रिप्शनल और न्यूमिज्मेटिक सोर्सेज। हर सोर्स का रोल और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेस का यूज करते हैं। क्योंकि उस समय कंटिन्यूअस रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट्स, एपिग्राफिस्ट्स और न्यूमिज्मेटिस्ट्स ने मिलकर एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है। एक्सकवेशंस, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और पुराने टेक्स्ट सब मिलकर एक कंप्लीट तस्वीर देते हैं कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसे थी। मेन बॉडी। 1. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजी हमें फिजिकल एविडेंस देती है कि लोग कैसे रहते थे और उनका जीवन कैसा था। प्रीहिस्टोरिक साइट्स। भीमबेटका और आदमगढ़ जैसे स्थलों से पैलियोलिथिक टूल्स माइल है। बुरज़ाहोम, कश्मीर जैसे साइट्स ने फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन के ऐसे बूट दिए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो और धोलावीरा जैसे नगरों ने बताया कि उनका अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम कितना एडवांस था। लेटर कल्चर्स। पेंटेड ग्रे वारे और मेगालिथिक बेरियल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विकासों को दिखाते हैं। आर्कियोलॉजी उन पीरियड्स का गैप फिल करती है जहां लिखित रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। 2. एपिग्राफिक सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख एंशिएंट इंडिया के सबसे रिलायबल रिकॉर्ड्स हैं। अशोकन ईडिक्ट्स। ये इंस्क्रिप्शंस उनके धार्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज को समझाते हैं। प्रशस्ति रिकॉर्ड्स, जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित, हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में जानकारी देती है। कॉपर प्लेट ग्रांट्स। इनमें लैंड डोनेशन, टैक्सेशन और धार्मिक एक्टिविटीज का जिक्र मिलता है। इंस्क्रिप्शन से हमें डेट और रूलर्स के नाम के क्लियर प्रूफ मिलते हैं। 3. न्यूमिज्मेटिक सोर्सेस, कॉइन्स। कॉइन्स हमें ट्रेड, इकोनॉमी और किंगशिप के बारे में रिलायबल एविडेंस देते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स। 6th सेंचुरी BCE के ये कॉइन्स ट्रेड और अर्ली स्टेट्स के ऐसे बूट है। इंडो ग्रीक और गुप्ता कॉइन्स। ये रूलर्स और देवताओं की इमेजेस दिखाते हैं, जिससे रिलीजन और आर्ट के बारे में पता चलता है। रीजनल कॉइन्स, जैसे सातवाहन्स और चोलास के कॉइन्स लोकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंट्रोल दिखाते हैं। कॉइन्स से क्रोनोलॉजी और एम्पायर के एक्सटेंट का भी अंदाजा लगता है। 4. लिटरेरी सोर्सेस। भारत का साहित्य बहुत समृद्ध है और ये रिलीजियस और सेकुलर दोनों टाइप का है। रिलीजियस टेक्स्ट्स, वेदस, उपनिषद्स, रामायण और महाभारत से एंशिएंट रिचुअल्स और बिलीफ्स का ज्ञान मिलता है। सेक्युलर टेक्स्ट्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कालिदास के ग्रंथ राजनीति और संस्कृति को बताते हैं। फॉरेन अकाउंट्स, मेगास्थीन्स, एफेहीन और हायन सांग जैसे ट्रैवलर्स ने अपने अनुभव लिखे जिससे इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस का अंदाजा लगता है। लेकिन इन टेक्स्ट को क्रिटिकली पढ़ना जरूरी है क्योंकि कुछ जगह मिथ और फैक्ट्स मिक्स होते हैं। 5. अदर सोर्सेस। आर्ट, आर्किटेक्चर और एंथ्रोपोलॉजी। टेम्पल्स, स्टूपर्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स से हमें कला और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सामाजिक वैल्यूज का ज्ञान मिलता है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से ट्राइबल और एंशिएंट कस्टम्स के कनेक्शन समझ में आते हैं। कंक्लूजन। एंशिएंट इंडिया के इतिहास को समझने के लिए अलग अलग सोर्सेस मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं। आर्कियोलॉजी हमें फिजिकल प्रूफ देती है, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स फैक्चुअल डेटा देते हैं, और लिटरेचर समाज और विचारों को समझाता है। इन सभी सोर्सेस को मिलाकर ही हम भारत के प्राचीन युग को समझ पाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What are the archaeological features of Paleolithic and Mesolithic societies? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक युग के आर्कियोलॉजिकल फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे उनके टूल्स, रहने के तरीके, खाने के साधन, कला और सामाजिक जीवन।
साथ ही ये भी बताना है कि मेसोलिथिक समाज कैसे पैलियोलिथिक से डेवलप हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैलियोलिथिक पुराना पत्थर युग और मेसोलिथिक मध्य पत्थर युग इंसानी सभ्यता के सबसे पुराने चरण है। पैलियोलिथिक युग में आदिमानव सिर्फ पत्थर के मूते और साड़े टूल से काम करता था और हंटिंग गैदरिंग करता था। मेसोलिथिक युग एक ट्रांजिशन फेज था जहां टूल्स और सामाजिक जीवन दोनों में विकास हुआ। भारत के कई स्थलों जैसे भीमबेटका, बागोर और हुंसगी से इन युगों का आर्कियोलॉजिकल ऐसे बूट मिलता है। मेन बॉडी। 1. टूल्स और टेक्नोलॉजी। पैलियोलिथिक टूल्स। इस युग के टूल्स मूते और कोर बेस्ड जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। लोअर पैलियोलिथिक। बड़े टूल्स जैसे हैंड एक्स, एटीरामकम, सोम वैली। मिडल पैलियोलिथिक। फ्लेक टूल्स जो लवाल्वा टेक्निक से बने, नेवासा, बेलन वैली। अपर पैलियोलिथिक। ब्लेड और बुरीन टूल्स ज्यादा एडवांस्ड, भिबेका, कर्नूल केव्स। मेसोलिथिक टूल्स। इस युग की पहचान माइक्रोलिथ्स से होती है, छोटे और तेज टूल्स जो पत्थर, कैल्सेडिनी या जैस्पर के बने होते थे। इन टूल्स को लकड़ी या हड्डियों के हैंडल में फिट करके एरोज और सिकल्स बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट साइट्स। बागोर, राजस्थान, लांगनास, गुजरात, आदमगढ़, एमपी। 2. जीविका और अर्थव्यवस्था। पैलियोलिथिक युग। आदिमानव सिर्फ हंटिंग, फिशिंग और वाइल्ड फ्रूट्स गैदरिंग करता था। कोई खेती या पालतू पशु नहीं थे। जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी। मेसोलिथिक युग। अब आदमी सेमी सेडेंट्री होने लगा, मतलब कुछ टाइम एक जगह रहता था। छोटी मोटी खेती और एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुई। डॉग, गोट और कैटल पलने का सबूत बागोर जैसे स्थलों से मिलता है। बो और एरो के उपयोग से हंटिंग और एफिशिएंट हो गई। 3. आश्रय, कला और सांस्कृतिक जीवन। पैलियोलिथिक शेल्टर्स। लॉग केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, जैसे भीमबेटका। फायर का यूज भी इसी युग में शुरू हुआ। रॉक आर्ट। भिबेका के रॉक पेंटिंग्स पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों युगों के हैं। पेंटिंग्स में एनिमल्स, हंटिंग और डांस सीन्स दिखते हैं, जो सामाजिक और धार्मिक जीवन को दिखाते हैं। मेसोलिथिक कल्चर। पेंटिंग्स और रिफाइंड हो गई। ग्रेव बेरियल्स और ऑफरिंग्स लाइफ आफ्टर डेथ की बिलीफ दिखाते हैं। 4. सामाजिक और पर्यावरणिक अनुकूलन। पैलियोलिथिक लोग छोटी नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे, जहां कोऑपरेशन बहुत जरूरी था। जीवन सिंपल और सर्वाइवल पर केंद्रित था। मेसोलिथिक लोग क्लाइमेट गर्म होने पर नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने लगे। रीजनल कल्चर्स डेवलप हुए और सामाजिक संगठन बढ़ा। आर्ट और टूल मेकिंग एक कल्चरल एक्सप्रेशन बन गया। कंक्लूजन। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक युग मानव इतिहास के इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे। पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक का ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, आर्ट और सामाजिक जीवन के विकास को दिखाता है। यही बदलाव आगे नियोलिथिक युग के खेती बड़ी और स्थायी जीवन की नींव बन गए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Evaluate the urban and social structure of the Harappan civilization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बन, शहरी और सोशल, सामाजिक स्ट्रक्चर का डिटेल एनालिसिस करना है। हमें बताना है कि उनके शहर कैसे प्लान किए गए थे, लोगों की जीवन शैली, व्यवसाय, सामाजिक वर्ग और व्यवस्था कैसी थी। साथ ही हमें एवेल्युएट करना है, मतलब उनके सिस्टम की खूबियां और खामियां दोनों समझानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, 2600 to 1900 BCE, दुनिया की सबसे प्राचीन और एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फली फूली थी। हराप्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों ने हमें दिखाया है कि ये लोग शहरी योजना, सामाजिक संगठन और आर्थिक व्यवस्था में कितने अग्रणी थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये स्पष्ट है कि हड़प्पन लोगों का जीवन बहुत सुव्यवस्थित और संगठित था। मेन बॉडी। 1. अर्बन प्लानिंग और सिटी स्ट्रक्चर। हड़प्पन शहरों का प्लानिंग बहुत ही साइंटिफिक था। हर शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना था जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। शहर 2 भागों में बनता था, सिटाडेल, ऊपरी भाग, जहां प्रशासनिक और धार्मिक काम होते थे, और लोअर टाउन, नीचे का भाग, जहां आम लोग रहते थे। ड्रेनेज सिस्टम उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हर घर से निकले पानी के लिए अलग नालियां और सोक पिट्स थे। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, जिनमें बाथरूम, वेल और टॉयलेट तक मौजूद। यह हाइजीन की समझ को दिखाता है।
मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ और धोलावीरा के जलाशय उनकी इंजीनियरिंग स्किल का प्रमाण है। 2. इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हड़प्पन अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्पकला पर आधारित थी। खेती में गेहूं, जौ और दालें मुख्य फसलें थी। शिल्पकार पॉटरी, बीड्स, मेटल और कपड़ा बनाना जानते थे। लोथल जैसे बंदरगाह ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट द और मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार संबंध था। उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का उपयोग किया जो इकोनॉमिक कंट्रोल और रेगुलेशन को दिखाता है। उनके मोहर, सील्स और स्क्रिप्ट भी व्यापारिक और प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा थी। 3. सोशल ऑर्गेनाइजेशन और क्लास डिवीजन। लिखी हुई पुस्तकों के अभाव के बावजूद सबूत मिलते हैं कि हड़प्पन समाज वर्गीकृत, स्ट्रैटिफाइड था। बड़े ग्रैनरीज और पब्लिक बिल्डिंग्स उनके प्रशासन और सोशल ऑर्डर को दर्शाते हैं। ब्रिक साइज और डिजाइन की एकता से लगता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी या संगठित प्रशासन था। समाज में अलग अलग वर्ग, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और अधिकारी। महिलाओं का सम्मान भी ज्यादा था क्योंकि कई महिला मूर्तियां मिली हैं जो शायद माता देवी पूजा से जुड़ी हुई थी। रिलीजन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पशुपति सील, पवित्र जानवर और पेड़ों की पूजा आम थी। 4. डिक्लाइन और एवैल्यूएशन। 1900 BCE के बाद हड़प्पन सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ गई, शायद क्लाइमेट चेंज, नदियों का दिशा बदलना और ट्रेड के गिरने से। फिर भी उनका अर्बन प्लानिंग मॉडल बाद की सभ्यताओं पर प्रभाव डालने लगा। हड़प्पन सोसाइटी ने एगैलिटेरियन और ऑर्गेनाइज्ड सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण दिया। उनके यहाँ बड़े महल या मंदिर नहीं मिले, जो बताता है कि समाज अधिक समन्वय और समानता पर आधारित था। कंक्लूजन। हड़प्पन सिविलाइजेशन प्राचीन भारत की शान थी। उनका सिटी प्लानिंग, सोशल संगठन और इकोनॉमिक बैलेंस उनके उन्नत सोच और सहयोग को दिखाता है। भले ही उनका लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन उनके अवशेष हमें एक हाईली डेवलप्ड सोसाइटी की तस्वीर दिखाते हैं। हड़प्पन मॉडल आज भी शहरी योजना और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the role Varna played during the Vedic times. Was it the sole identity available to man of this period? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वैदिक युग में वर्ण सिस्टम का क्या रोल था और क्या वही एकमात्र आइडेंटिटी थी जिससे लोगों को समाज में पहचाना जाता था। साथ ही ये भी समझाना है कि क्या अन्य फैक्टर्स जैसे ऑक्यूपेशन, ट्राइब या लिनिएज भी आइडेंटिटी को डिफाइन करते थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्ण सिस्टम प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वर्ण का अर्थ है कलर, लेकिन वैदिक समय में इसका मतलब ऑक्यूपेशन और ड्यूटी से था। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BCE to 1000 BCE में समाज ज्यादातर ट्राइबल और फैमिली बेस्ड था, लेकिन धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इस सिस्टम के 4 मुख्य वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु शुरुआत में ये सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल था, रिजिड नहीं। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और मीनिंग ऑफ वर्ना सिस्टम। वर्ण सिस्टम का कॉन्सेप्ट ऋग्वेद के पुरुषा सूक्त से आता है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषा के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णास बने। ब्राह्मणास मुंह से ज्ञान और पूजा के लिए, क्षत्रियास बाहों से शक्ति और सुरक्षा के लिए, वैश्यास जांघों से आर्थिक क्रियाओं के लिए, शूद्रास पैरों से सेवा के लिए। अर्ली वैदिक युग में वर्ण का बेस कर्म और गुण था, न कि जन्म। इस सिस्टम का उद्देश्य सामाजिक समता और ड्यूटी बेस्ड हार्मनी बनाना था। 2. वैदिक सोसाइटी में वर्ण का रोल। अर्ली वैदिक समय में सभी लोग अपने कर्म के आधार पर सम्मान पाते थे। ब्राह्मणास धार्मिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार थे, क्षत्रियास राज्य और सुरक्षा संभालते थे, वैश्यास व्यापार और कृषि करते थे, शूद्रास अन्य वर्णों की सेवा करते पर समाज का आवश्यक हिस्सा थे। टैब वर्ण सिस्टम मोरल और ऑक्यूपेशनल गाइडेंस के रूप में था, रिजिड कास्ट सिस्टम के रूप में नहीं। 3. क्या वर्ण हाई एक आइडेंटिटी थी? अर्ली वैदिक समय में वर्ण के अलावा भी कई आइडेंटिटीज थी। ट्राइब, जना और गोत्र, लिनिएज बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑक्यूपेशन, कर्मा भी एक मेजर फैक्टर था। जेंडर और एज भी ड्यूटीज और रिस्पेक्ट को डिफाइन करते थे। ऋग्वेद में कुछ महिला ऋषियों का जिक्र मिलता है जैसे लोपामुद्रा और घोषा, जिससे पता चलता है कि आइडेंटिटी के और भी पहलू थे। इसलिए वर्ण एक आइडेंटिटी जरूर थी, पर एकमात्र नहीं। 4. अर्ली से लेटर वैदिक ट्रांजिशन। लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BCE
तक सामाजिक और आर्थिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। एग्रीकल्चर और स्टेट फॉर्मेशन के साथ वर्ण सिस्टम हेरेडिटरी और रिजिड बन गया। धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों ने वर्ण के नियमों को लिखित रूप दिया। मोबिलिटी कम होती गई और वर्ण एक प्राइमरी आइडेंटिटी बन गया। फिर भी रीजनल और ऑक्यूपेशनल वेरिएशंस बने रहे, जिससे समाज मल्टी डायमेंशनल बना रहा। कंक्लूजन, अंत में वर्ण सिस्टम ने वैदिक समाज के स्ट्रक्चर को शेप दिया, पर अर्ली वैदिक पीरियड में ये रिजिड नहीं था। उस समय लोगों की पहचान उनके कर्म, कुल और ट्राइब से भी होती थी। लेटर वैदिक युग में जाके ये सिस्टम ज्यादा फिक्स्ड हो गया। वर्ण का इवोल्यूशन दर्शाता है कि कैसे भारत का समाज धीरे धीरे स्ट्रैटिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Megalithic culture. B. Rise of Buddhism and Jainism. C. Role of rituals in Vedic texts. D. Tinne concept. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक पर हमें उसका अर्थ, मुख्य विशेषताएं और ऐतिहासिक महत्व बताना है। ये सब भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अलग अलग दौरों को दिखाते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। यह टॉपिक्स भारत के इतिहास के अलग अलग युगों को दिखाते हैं। मेगालिथिक कल्चर प्राचीन समय के समाज और उनके बेरियल प्रैक्टिसेस को समझाता है, जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय धार्मिक और सामाजिक सोच में एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। इन दोनों ने भारत के सामाजिक जीवन को गहरा प्रभावित किया। ए. मेगालिथिक कल्चर, मीनिंग एंड ओरिजिन। मेगालिथिक शब्द ग्रीक भाषा के मेगा, बड़ा, और लिथोस, पत्थर, से बना है। ये अन बड़े पत्थरों से बने स्मारक या कब्रों के लिए उपयोग होता था जो आयरन एज, लगभग 1200 BCE to 300 BCE के दौरान साउथ इंडिया और कुछ अन्य रीजन्स में मिलते हैं। मेन फीचर्स, मेगालिथिक स्थलों पर डोलमेंस, कैन सर्कल्स, मेहीज जैसे बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यह बेरियल साइट्स होते थे, जिससे पता चलता है कि लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास था। इन स्थलों से लोहे के औजार, मृतका और गहने मिले हैं, जिससे उनकी मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्लस हंटिंग प्लस ट्रेड, का पता चलता है। प्रमुख साइट्स, अडिचानल्लूर, ब्रह्मगिरी, मस्की, जूनापानी। कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये साबित करते हैं कि समाज में स्ट्रैटिफिकेशन थी, कुछ कब्रें अधिक समृद्ध थी, कुछ सरल। ये युग नियोलिथिक से हिस्टोरिक युग तक के ट्रांजिशन को दिखाता है। मेगालिथिक कल्चर ने भारत के अर्ली हिस्ट्री को समझने के लिए एक ब्रिज का काम किया। बी. राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बैकग्राउंड, 6th सेंचुरी BCE के AASPAAS लोग वैदिक रिचुअल्स और वर्ण व्यवस्था से असंतुष्ट हो गए थे। इससे नए धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे प्रमुख थे। टीचिंग्स एंड फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जो गौतम बुद्ध ने स्थापित किया, ने 4 नोबल ट्रूथ्स और 8फोल्ड पथ के माध्यम से निर्वाणा प्राप्त करने का मार्ग बताया। जैनिज्म, जो महावीरा ने स्थापित किया, ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह पर जोर दिया। दोनों ने यज्ञ, बाली और जाति भेदभाव को अस्वीकार किया। सोशल एंड हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, दोनों धर्मों ने सदाचार, समानता और दया का संदेश दिया। इंस मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस, संघा और विहारा, का विकास हुआ जहां शिक्षा और धर्माचरण होता था। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने कला, स्थलाकृति और दर्शन शास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला। कंक्लूजन, मेगालिथिक कल्चर और बुद्धिज्म जैनिज्म का उदय भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के 2 अलग युगों को दिखाता है। एक ने भौतिक संस्कृति का विकास दिखाया, तो दूसरे ने नैतिक और दार्शनिक सोच को मजबूत किया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।